Good evening everyone. So new day, new video, new chapter and new look, right? So कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछला जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके मुकाबले बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। अगर वो अच्छे से कर लिया तो इसमें भी वही सब करना, इक्वेशन बनाना और सॉल्व करना। उसमें अलग मेथड थे, इसमें अलग मेथड है, लेकिन सारा खेल रहता है इक्वेशन बनाने का, कहानी को पढ़ के इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करने का। ठीक है, वही सीखने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। आपने छोटी क्लास में यानी कि 9th क्लास में ये पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स में ही एक टाइप आया था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो था जिसकी डिग्री 2 थी। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 2 हो, दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेसिकली लाइक दिस, ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर या तो 2 है या 1 है, राइट। सो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? डिग्री कितनी है यहाँ पर? 2। तो इसलिए क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। तो ये किसमें आ गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ गया, राइट। अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए 13 की पावर 5, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। यहाँ पे आपको देखनी होती है वेरिएबल की पावर। जब मैं बात करता हूँ ना डिग्री हाईएस्ट पावर, तो मैं बात करता हूँ वेरिएबल की पावर। वेरिएबल क्या है? x। तो यहाँ पर जो 13 है उसकी पावर भले ही 5 हो, लेकिन मुझे कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी, क्योंकि 13 एक कांस्टेंट नंबर है, उसकी पावर 5 सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसको नहीं देखना है, आपको देखना है वेरिएबल की पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, देन द पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तब क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 से आगे चली गई, 3 हो गई, डिग्री 3 हो गई। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक हो जाता है। फिलहाल हम क्यूबिक की बात नहीं करेंगे। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ बात होगी किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होगी, राइट। सो अब आपको पता चल गया क्वाड्रेटिक वो है जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। और डिग्री भी किसकी देखेंगे? वेरिएबल की देखेंगे। कांस्टेंट की डिग्री से, कांस्टेंट की पावर से आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। अब अगर मुझे इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए? एक LHS और एक RHS, ठीक है, और एक इक्वल टू का साइन। तो अगर ये 0 के इक्वल हो जाए या किसी भी चीज के इक्वल हो जाए, सपोज ये 6 हो गया, तो मैं इसको पॉलिनोमियल ना बोल के क्या बोलूँगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक क्या है? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 हो, और डिग्री किसकी देखते हैं? पावर किसकी देखते हैं? वेरिएबल की। कांस्टेंट की पावर से आपको कोई मतलब नहीं होता। और अगर वहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाए और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और राइट हैंड साइड में कुछ आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके इसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है? क्या कोई जनरल फॉर्म है? जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म थी, क्या थी जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी? ax + by + c = 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म है। ये आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब MCQ आते हैं, फिलअप आते हैं, तो उनमें आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है जिसमें एक x² होता है, एक x होता है और एक कांस्टेंट होता है। ठीक है,
एक्स स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट होगा, इस एक्स का कोई कोएफिशिएंट होगा, उसको बी मान लिया और कांस्टेंट को क्या मान लिया सी। अभी तक ये क्या है, अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इक्वेशन अब बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या है आपके पास, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सारे टाइप की इक्वेशन जितने भी आपके सिलेबस में पढ़ाया जा रही है, तो उन सब की जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये पेपर में आप पूछी जा सकती है। एमसीक्यू में फिलअप में इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो अब क्वेश्चन कैसे आता है सर, पेपर में क्वेश्चन देख लेते हैं किस फॉर्म में दिया है। आपका एक्सरसाइज 4.1 में सबसे पहला क्वेश्चन यही है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नहीं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है, ये चेक करो। इस तरह से उसने कुछ क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मेरे पास जनरल फॉर्म आती है। क्या है जनरल फॉर्म, ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक चीज़ और बता दूँ आपको, ध्यान रखना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आगे तक काम आएगी। कोई नहीं बताता, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। समझने वाली चीज़ है क्या कि इस फॉर्म के अकॉर्डिंग a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, और 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही खत्म हो गई, 0 हो गई, वैनिश हो गई, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म वैनिश हो चुकी है तो इसका मतलब आपके पास ये टर्म है ही नहीं, और टर्म नहीं है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और डिग्री अगर 1 हो गई तब मैं इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलूँगा, तब ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो जब आप लिखते हैं ना जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको ये लिखना है, राइट। अब एमसीक्यू में कैसे आएगा, वो कहेगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो। आपने सबने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो पढ़ते हैं नॉर्मली, वो क्या करते हैं, बस इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो पेपर में ये भी ऑप्शन होगा, और पेपर में एक ऑप्शन ये होगा, ये लिखा होगा, इसके साथ कॉमा लगा के ये लिखा होगा। तो कौन सा सही है, खाली ये सही है या पूरा ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आपको पता होना चाहिए कि a 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 होते ही साथ डिग्री 1 हो जाती है, और वहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर b 0 हो जाए तब क्या होगा, b 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको 0x लिख देंगे। क्यों? क्योंकि तब भी डिग्री कितनी रहने वाली है, 2 रहने वाली है। अगर c 0 हो जाए तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम 0 को 0 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि तब भी डिग्री क्या रहने वाली है, 2 रहने वाली है, बस a 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर ब्रैकेट्स में, सॉल्व कर लेते हैं। 2x से 2x कैंसिल, ये +1 -6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, उधर 0 बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, यानी कि डिग्री कितनी है आपके पास, 2 है। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल। आपको क्या चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपके पास x वाली टर्म नहीं है, मैंने कहा था आप उसको 0x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। b कैन बी 0, बस a 0 नहीं होना चाहिए, राइट। +7 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि 7 के साथ x नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास। आप आंसर कैसे लिखेंगे, इट
can be written as ax square plus bx plus c equals to 0. So it is a quadratic equation. तो हाँ ये quadratic equation है, और अगर नहीं लिख पाऊंगा तो क्या बोल दूंगा कि ये quadratic equation नहीं है। थोड़े से और पार्ट करके देख लेते हैं, फिर आप लोगों को देंगे प्रैक्टिस के लिए। चलो फोर्थ पार्ट करके देखते हैं क्या होगा। ये पार्ट है आपका, इसको सॉल्व करते हैं। x की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, और फिर 3 की मल्टीप्लाई -3 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों से होगी। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, x की मल्टीप्लाई यहाँ x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर से x स्क्वायर नहीं कटेगा, वहाँ पे 2x स्क्वायर है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, इन दोनों को इधर ले आते हैं उठा के। x माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 5x। इन दोनों को इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, उधर क्या बचेगा 0। आधे बच्चे क्या करते हैं, इधर 0 लिखना भूल जाते हैं, फिर वो क्या बनता है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते। इक्वेशन के लिए LHS और RHS होना जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको इक्वल टू 0 जरूर लगाना, इक्वल टू का साइन भी लगाना है जरूरी। माइनस 5x इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x then x minus 3 equals to 0. It can be written in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. So yes, it is also a quadratic equation. ठीक है, तो ये भी एक quadratic equation है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आपके सामने फर्स्ट पार्ट किया है और फोर्थ पार्ट किया है, और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। सपोज आपके सामने फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। राइट, सॉल्व करते हैं। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 माइनस 3 माइनस 6 है, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x माइनस 1 माइनस एक्स 5x माइनस 5। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये सारे इधर आ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे सभी, और फिर सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी एक्स स्क्वायर बच रहा है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। 7x हो गया, x हो गया, 5x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 12x प्लस 11x हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 5 8। So it can be written in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. So it is also a quadratic equation. और अगर ऐसा नहीं आता, सपोज ही आ जाता, तब मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा it cannot be written in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. So it does not form a quadratic equation. समझ गए कैसे करना है? तो इस तरह से आपकी NCERT में यहाँ पर 8 पार्ट्स दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, जिसमें आपको जस्ट यू हैव टू चेक दैट वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नो। राइट, सो आप इस तरह से इनको कर सकते हो। सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझो। सॉल्व करने का मतलब है कि आपको इसकी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल कौन है यहाँ पर? x की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना। उसको सॉल्व करना बोलते हैं। तो सॉल्व करने के मेथड है, उन मेथड को सीखेंगे आगे। फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख लेते हैं। किसकी हेल्प से? वर्ड प्रोग्राम्स की हेल्प से, यानी कि वो हमें कुछ कहानियाँ देगा और कहानियों की हेल्प से हम क्या बना लेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं।
फटाफट से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखें। तो देखो ये क्या कह रहा है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कुछ कहानियाँ लिखी हुई हैं, पहले उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करना सीखेंगे और एक्सरसाइज के अंदर। इस एक्सरसाइज में सिर्फ इक्वेशन बनानी है आपको, ठीक है, सॉल्व नहीं करनी। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, एरिया दे रखा है किसी प्लॉट का, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth, we need to find its length and breadth। पिछले वाले चैप्टर में और इस वाले चैप्टर में सिर्फ इतना सा अंतर है, पिछले वाले चैप्टर में 2 चीज़ें होती थी, हम उसमें से एक को एक्सपांड देते थे, दूसरे को वर्क। इसमें हमें एक ही वेरिएबल में काम करने की कोशिश करनी है, हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि एक्स में ही इक्वेशन बन जाए, वाई की ज़रूरत हमें बहुत कम से कम पड़े रेयर केस में। तो इसने कहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है वो 1 मीटर ज़्यादा है देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जितनी भी ब्रेथ होगी उसका ट्वाइस और उससे 1 मीटर ज़्यादा क्या होगी लेंथ। मतलब क्या कि अगर मैं ब्रेथ को x मान, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू x मीटर्स, कितनी मान ली x मान, तो लेंथ कितनी हो जाती है उस केस में, लेंथ ऑफ प्लॉट कितना हो जाता है, लेंथ होती है 1 more than the twice its breadth, मतलब ब्रेथ का ट्वाइस, अगर ब्रेथ x है तो उसका ट्वाइस यानी कि 2x, और उससे भी एक ज़्यादा, तो 1 more than the twice of the breadth, ठीक है ना। तो इससे पता चल गया कि लेंथ कितनी आ गई 2x plus 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कैसा है आपका प्लॉट, रेक्टेंगुलर शेप में, तो एरिया किसके इक्वल है, एरिया होता है रेक्टेंगुलर शेप का लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल। एरिया कितना दे रखा है 528, लेंथ कितनी है 2x plus 1, ब्रेथ कितनी है x, बस इसको सॉल्व करो, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, x इंटू 1x, ये 528 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये बन गई आपकी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना, ठीक है। ऐसे ही दूसरे का देखते हैं और कहानी पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब कि अगर एक नंबर 19 है तो उससे अगला नंबर 20 होगा, ठीक है ना। कॉन्सिक्यूटिव मतलब उसके बाद क्या आने वाला है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर मैं मानूं लेट द वन नंबर, जो पहला नंबर है वो x है, तो उससे अगला नंबर कैसे आएगा, 19 के बाद अगला नंबर क्या आता है 20, 31 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 52 आएगा। तो अगर एक नंबर x है तो उससे अगला नंबर क्या आएगा x प्लस 1, अपने आप ही एक बड़े आएगा, है ना। तो अगर 99 था तो अगला नंबर 100 हो जाएगा, अगर 150 था तो अगला नंबर 151 हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 1 हो जाएगा। और उसने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, वो कितना आता है 306 आता है। सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे और छोड़ देंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, राइट। ऐसे ही अगला करने की कोशिश करते हैं। रोहन्स मदर इज 26 years older than him, रोहन की मदर उससे 26 years ज़्यादा है। मतलब अगर लेट रोहन एज, अगर रोहन की एज x years है तो रोहन की मदर की एज कितनी होगी, रोहन्स मदर्स एज कितनी ज़्यादा है 26 ज़्यादा है। तो अगर रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज x प्लस 26 हो जाएगी, एज में 26 ऐड हो जाएगी ना, उसमें कहा है ना 26 years older than him, राइट। तो पहली कंडीशन ये होगी।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या गया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो पहले तो आफ्टर 3 years देख लेते हैं उनकी एजेस कितनी होंगी। रोहन की एज कितनी हो जाएगी, हमने पहले भी किए हैं एज वाले क्वेश्चन 2 वेरिएबल मांग के, लेकिन इस बार हमें दूसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ रही। उसने कंडीशन ऐसी दी है कि हमारा सामने सामने एक ही वेरिएबल में काम चल रहा है। 3 साल बाद रोहन की एज x+3 हो जाएगी। आज x है तो अब हो जाएगी x+3। रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, x+26 थी तो अब कितनी हो जाएगी, x+26+3 यानी कि x+29, राइट। अब मुझे क्या बताना है कि 3 साल बाद इनकी एज का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वो 360 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन की एज ये रही 3 साल बाद की, उसकी मदर की एज ये रही 3 साल बाद की, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, नॉर्मल सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन जाएगी, वही आपका फाइनल आंसर होगा। अभी इसको आपको सॉल्व नहीं करना। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये सबको डिफिकल्ट सा लगता है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये। वो कह रहा है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रेन ने। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाए तो ट्रेन को ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ही डिस्टेंस कवर करने में। कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, अभी फाइंड नहीं करना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ये वही वाला क्वेश्चन है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, है ना। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x km/h। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 480 किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 480 अपॉन आर। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकेंड केस में वो क्या कह रहा है कि स्पीड हो गई 8 km/h लेस, मतलब अगर पहले x थी तो हो जाएगी x-8। स्पीड कितनी हो जाएगी, x-8 km/h। डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा, अरे डिस्टेंस कम नहीं होगा, डिस्टेंस उतना ही रहेगा 480 किलोमीटर। सिर्फ टाइम ज़्यादा लगेगा उसको कवर करने में क्योंकि इसकी स्पीड कम हो चुकी है ना। तो इस बार टाइम कितना लगेगा उसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 480 ही है, स्पीड कितनी है x-8 आर। आवर्स किसकी यूनिट है, टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट केस में टाइम लगा 480 अपॉन x, दूसरे केस में टाइम लगा 480 अपॉन x-8। किस केस में ज़्यादा टाइम लगा होगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में, सोच के बता दीजिए। दूसरे वाले, कौन से में लगा होगा, दूसरे वाले में लगा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई है, राइट। तो दूसरा वाला टाइम ज़्यादा है, पहले वाला टाइम कम है। और कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, 3 hours ज़्यादा लग रहा है। मतलब ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को अगर मैं माइनस कर दूं तो डिफरेंस कितना आता है, 3 का। ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 hour ज़्यादा लग रहे हैं, 3 hour का डिफरेंस आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बस ये करना था आपको। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, राइट। ये हो जाएगा आपका, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 4 ही एक्सरसाइज हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स बन सकती थी उनमें से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। बस हमें इसमें याद रखना है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक ही वेरिएबल में काम हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू, कल मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।